warm welcome again to the channel Sejal Jain. This side your educator Sejal Jain. In this video, I am taking the first chapter of your business studies, that is nature and significance of management. So without wasting much of the time, let's start. So let's start with the chapter Nature and Significance of Management. Before proceeding forward, let's understand what is management first. सपोज करो हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं हमारे अलमीरा का. हम लोग कपड़े पहनते हैं, निकालते हैं, ठूस देते हैं, निकाला ठूस दिया. जिस दिन कहीं पर जाना है या सपोज वो वाइट शर्ट पहननी है तो वो मिलती ही नहीं है. क्यों नहीं मिलती? हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा, हमने चीज़ों को तरीके से नहीं रखा. जीन्स वाले शेल्फ में जीन्स रखना है, शॉर्ट्स वाले शेल्फ में शॉर्ट्स रखना है, मतलब हमने चीज़ों को मैनेज ही नहीं किया. अगर चीज़ को ढंग से मैनेज करके रखते तो टाइमली हमको वो चीज़ मिल जाती, हमको इतना क्योर्स क्रिएट नहीं करना पड़ता, ना इतना क्योर्स होता. तो सेम मैनेजमेंट होता है. मैनेजमेंट मतलब चीज़ें तरीके से होना, जो हमारा गोल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए काम होना, ना कि फालतू के काम होना. और हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं. हम बहुत सी बार किसी स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, बोलते हैं यार स्कूल का मैनेजमेंट सुपर्ब है या इस कॉलेज का मैनेजमेंट सुपर्ब है. हर चीज़ तरीके से हो रहा है, हर चीज़ तरीके से हो रहा है, मतलब सबके अंदर सिंक्रोनाइजेशन है. सब लोग सिर्फ एक ही टारगेट के लिए काम कर रहे हैं, एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं. तो मैनेजमेंट एक तरीका होता है काम करने का, जहाँ पे हर एक जना उस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहा हो, उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम कर रहा हो. मैनेजमेंट नहीं होगा ना तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती. इनफैक्ट आप अपने घर पे भी काम नहीं कर सकते. चीनी के डब्बे में चाय पत्ती है तो क्या वो मैनेजमेंट है क्या? वो तो मिस मैनेजमेंट हो गया. आपको यही नहीं पता दाल का पड़ी है, चावल का पड़े है, तो क्या है, चीज़ें मैनेज ही नहीं है. मैनेजमेंट होगा तो चीज़ें स्मूथली रन करेगी, मैनेजमेंट नहीं होगा तो चीज़ें भी स्मूथली रन नहीं कर पाएगी. तो तरीके से काम को करना मतलब बहुत स्मूथली कि सामने वाला देखते बोलो यार ये तरीका एकदम बेस्ट है, ये तरीका एकदम अच्छा है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं. साथ ही साथ दूसरों को देख करके तो बाद में अच्छा लगेगा, हमें खुद को सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. तो जब चीज़ तरीके से प्रॉपर तरीके से हमारे पास में प्रेजेंट है, हम उसको स्मूथली रन करवा पा रहे हैं, उसी चीज़ को ही तो हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं. So let's see the scientific definition. Management refers to the process of designing and maintaining an environment in which an individual work together with an aim of achieving goal effectively and efficiently. Definition से क्लियर हो गया. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे इन्वायरमेंट को उस तरीके से बनाया जाता है, उस तरीके से क्रिएट करा जाता है कि जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने भी इंडिविजुअल वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ही काम करेंगे. वो किसी भी तरीके का क्योर्स या कुछ क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग भी ये जानते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो उनका खुद का पर्सनल गोल भी साथ के साथ तभी अचीव होगा. तो जितने भी इंडिविजुअल है ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब एक साथ काम करेंगे और किसके लिए? वो पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे. उन्हें दो मेन चीज़ पे फोकस करनी है. फर्स्ट इज इफेक्टिवनेस, सेकेंड इज एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस मतलब टाइम पे काम को कंप्लीट करके देना है, जो भी टारगेट है उसे पहले करके दे दो या फिर उस पर्टिकुलर डेट पे करके दो. सेकेंड है एफिशिएंसी, कम से कम कॉस्ट में, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन या हर एक जना चाहता है कि हम लोग कम से कम कॉस्ट लगाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए. तो सेकंड वो फोकस करता है कम से कम कॉस्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को क्या मिल जाए? रिजल्ट मिल जाए. तो हर एक जना जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली गोल को अचीव करने के लिए क्या करता है? काम करता है. डेफिनेशन में एक और वर्ड है प्रोसेस. प्रोसेस मतलब आप एक गोल करके अचीव नहीं हो जाओगे, ये पूरे एक प्रोसेस के थ्रू चलता है. पहले आपको प्लान बनाना है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, फिर ह्यूमन रिक्रूट करोगे, देन आप उनको डायरेक्शन दोगे, मोटिवेट करोगे, आप चेक करोगे उसके बाद एंड रिजल्ट क्या अचीव हुआ या नहीं हुआ. नहीं हुआ तो उसकी मिस्टेक्स को जानने की कोशिश करोगे, क्यों नहीं हुआ, क्या हमने मिस्टेक्स करी, अगर हो गया तो नए और बेटर प्लान्स क्या बना सकते हैं. तो मतलब एक गोल को अचीव करके ऑर्गेनाइजेशन रुक नहीं जाता, ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और सारे एम्प्लॉयज़ भी इस प्रोसेस के लिए वर्क करते रहते हैं. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ डेफिनेशन नहीं समझानी, डेफिनेशन के साथ साथ इसका कंसेप्ट भी साथ में समझाना है कि मैनेजमेंट तीन चीज़ को इंक्लूड करते हैं अपने अंदर, प्रोसेस को, इफेक्टिवनेस को और एफिशिएंसी को. ये तीन चीज़ें होगी तभी गोल अचीव हो पाएगा. तीन चीज़ें नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव नहीं हो पाएगा. लेट्स सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये. टॉपिक जनरली 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है और इसमें ना वो केस स्टडी आता है. तो क्वेश्चन केस स्टडी कोई भी एग्जाम्पल बेस्ड आ जाएगा तो आपको बताना होगा कि इफेक्टिव है या एफिशिएंट है. तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ए लिमिटेड है और उसको टारगेट दिया गया है 10th of January तक 5000 काइट्स का प्रोडक्शन करके देना है.
और पर यूनिट जो मतलब पर कॉस्ट जो लग रही है काइट की वो लग रही है 1 रुपी। ऑर्गेनाइजेशन ने जो कॉस्ट लगाई पर यूनिट ऑफ काइट पे वो 50 पैसा लगाई, मगर प्रोडक्शन करते करते डेट एक्सटेंड हो गई 13 जनवरी तक। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इफेक्टिव है या एफिशिएंट है? तो आंसर क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, एफिशिएंट है, क्योंकि वो कम से कम कॉस्ट पे काम करके दे रही है। मगर वो बिल्कुल भी क्या नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, टाइम से ज़्यादा दिन ले लिए, 3 दिन एक्सटेंड कर लिया। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी डेट को एक्सटेंड करता है या टाइम पे कंप्लीट करके नहीं देता तो वो इफ़ेक्टिव बिल्कुल नहीं होगा, और अगर वो कॉस्ट ज़्यादा लगाएगा तो वो एफिशिएंट नहीं होगा। तो यह ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट तो है मगर इफ़ेक्टिव नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं जहाँ पे आपको क्या पता लगाना पड़ेगा कि वो इफ़ेक्टिव है या एफिशिएंट है। जहाँ टाइम के बेसिस पे आएगा तो क्या आएगा, इफ़ेक्टिव से रिलेटेड होगा। जहाँ कॉस्ट से बेसिस पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी से बेस्ड हो जाएगा। यहाँ पे मीनिंग डिफरेंशिएट में फर्स्ट है मीनिंग, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग ऑफ वर्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस कोशिश करते हैं टाइम पे काम करने का। एंड एफिशिएंट करते हैं, रेफर्स टू कंप्लीटिंग ऑफ वर्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। पैसा तो कम लगाना मगर प्रॉफिट ज़्यादा मिलना। इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं डूइंग राइट थिंग, सही तरीके से काम को करो, टाइम पे करके दे दो। इन सिंपल मीन्स डूइंग थिंग्स करेक्टली इन अ फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। काम को तो जल्दी करना है मगर कम से कम प्राइस में लगा करके। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम, टाइम पे काम करके देना। परफॉर्मिंग टास्क विद लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट, ये साथ में टाइम तो बोल ही रहे, टाइम तो वेस्ट होने नहीं चाहिए, और अगर एफर्ट वेस्ट होगी तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, तो एफर्ट भी किसी के वेस्ट नहीं होने चाहिए। मेन फोकस क्या है उसका, टाइम का और उसका कॉस्ट का। तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन की फॉर्म में तो इसे डिफरेंशिएट करके रख देना। 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है केस बेस्ड तो बता देना इफेक्टिव है तो क्यू एक डिफाइन में और एफिशिएंट है तो क्यू एक डिफाइन दे करके। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और हम लोग इसे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट आते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट काम ही क्यों कर रहा है, लोग काम ही क्यों कर रहे हैं, मैनेज कर ही क्यों रहे चीज़, जिससे कि हमारा जो भी गोल है, हमारा जो भी टारगेट है वो अचीव हो सके। तो मैनेजमेंट हमेशा हमारे गोल को, हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए ही काम करता है। तो मैनेजमेंट कंटिन्यूसली फोकस करता है कि हमारा जो भी गोल है, हमारा जो भी टारगेट है, जितने भी लोग हैं, जितने भी फंक्शन है, वो सब किसके लिए काम करें, उस गोल को अचीव करने के लिए काम करें। सेकेंड आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पर प्रेजेंट है, चाहे से आपका घर हो, चाहे से कोई स्कूल हो, चाहे से कोई कॉलेज हो, चाहे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट प्रेजेंट होगा ही होगा। नेक्स्ट आता है मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट कोई छोटा मोटा नहीं, वो 3 मेन स्केल्स में काम करता है। फर्स्ट आता है इसमें मैनेजमेंट ऑफ पीपल, सेकेंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क, थर्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन करेगा, पीपल करने वाला है, ह्यूमन रिसोर्स करने वाला है। तो वो जो भी काम होगा वो किसको देगा, मैनेजमेंट पीपल को देगा। तो मैनेजमेंट अपने वर्क किसको देता है, पीपल को देता है, उसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन खोलेगा तो खाली खोलने या दिखाने के लिए तो खोलेगा नहीं, ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ काम भी प्रेजेंट होगा। तो मैनेजमेंट का जो काम प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ वेल डिफाइंड वर्क होगा, या वेल डिफाइंड टारगेट होगा, या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होगा। एंड ऑपरेशन मतलब कौन सा काम कौन से पर्सन को देना, क्या ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव के लिए वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या सब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हर डायरेक्शन में अलग अलग जने काम कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में अलग अलग लोग को काम सौंप करके आना, वो किसका काम है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का काम है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग बाग प्रेजेंट है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव सेट करके रखा हुआ है, एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कि कौन से पर्सन को कौन सा काम दे करके आना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है एक बार गोल अचीव कर लिया मैनेजमेंट हो गया ख़त्म कर दिया जाए, कंटिन्यू उसको बार बार काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स बार बार उसे प्लान बनाने पड़ेंगे, बार बार ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, स्टाफिंग करना पड़ेगा, डायरेक्टिंग करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल करके चेक करना पड़ेगा गोल अचीव हुआ है नहीं हुआ। तो मतलब एक टारगेट को अचीव करके ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई नहीं होता, उसे कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी
ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो सबके एफर्ट्स को एक साथ यूनाइट करना, सबके एफर्ट्स को एक साथ फोकस करना, टारगेट करना, तो वो किसका काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट सबकी एक्टिविटीज़ को, सबके काम को एक साथ कोऑर्डिनेट करता है और ये देखता है क्या वो गोल के लिए वर्क हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अचीव के लिए काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी, सब लोग मिलकर के काम करते हैं तो गोल अचीव हो जाता है। अगर मिलकर के काम नहीं करेंगे तो गोल अचीव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डायनामिक फंक्शन। जो मैनेजमेंट है उसे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। डायनामिक मतलब चेंज। जो इन्वायरमेंट है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, कभी पॉलिटिकल चेंज आ जाता है, कभी सोशल चेंज आ जाता है, कभी इकोनॉमिक चेंज आ जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन या मतलब अगर मैनेजमेंट अपने आप को चेंज नहीं करता तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को आगे ग्रो करना है, लॉन्ग टर्म तक रन करना है, तो उसको चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ चेंज होना ही पड़ेगा। बहुत सी बार जो एम्प्लॉयज़ है वो एकदम मना कर देते कि नहीं हम तो चेंज हो गए ही नहीं, वो चेंज होना ही नहीं चाहते। वहाँ पे मैनेजमेंट को एक्टिवली वर्क कराना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि चेंज ज़रूरी है। चेंज के बिना हम हमारे गोल्स को अचीव कभी भी नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज करना ही पड़ता है। मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज कराने के लिए। तो डायनामिक फंक्शन मतलब ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वो भी क्या करता है? खुद को चेंज करता है। नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल फोर्सेस। इंटेंजिबल फोर्स मतलब आप मैनेजमेंट को जा करके टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, मगर आप उसको देख सकते हो, उसको फील कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप किसी स्कूल में गए, आपने कहा अरे यार क्या मस्त मैनेजमेंट है वहाँ का। किसी होटल में गए, अरे यार सुपर, मतलब आप उसको देख करके फील करने लग जाते हो यार वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ का जो तरीका है एकदम सुपर्ब है। दैट मीन्स आप मैनेजमेंट को फील करते हो, उसको टच नहीं करते हो, उसको ऑब्जर्व कर लेते हो। एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कोट करी हुई है, देयर इज़ ऑर्डरलीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग क्योर्स। ऑर्डरलीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर चीज़ अपनी जगह पर प्रेजेंट है, क्योर्स नहीं हो रहा कि आप इस चीज़ को लेने के लिए भाग रहे हो, उस चीज़ को लेने के लिए भाग रहे हो, किसी से मिलना है तो आपको पता ही नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। हर चीज़ तरीके से क्या हो रही है? कोऑर्डिनेट होकर के चल रही है। तो एकदम सिंक्राइज मैनर में सारा काम होता है, एकदम ऑर्डरलीनेस से काम होता है, किसी भी तरीके का कोई भी क्योर्स या प्रेजेंट नहीं होता। अगर केस बेस्ड स्टडी में लाइन लिखी हुई है तो आप समझ जाना कि वो कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। इंटेंजिबल फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग टच नहीं कर सकते, मगर हम उसे फील कर सकते हैं, उसको हम लोग कुछ महसूस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रॉपर मैनेजमेंट प्रेजेंट है। अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आता है फीचर का, तो हम कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? गोल ओरिएंटेड में फिक्स्ड है, क्लियर गोल्स बता दिए होंगे और जितने भी लोग हैं उस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे होंगे। परवेसिवनेस में हर जगह प्रेजेंट है, प्रेजेंट एवरीवेयर लिखना ज़रूरी है, चाहे से वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। मल्टी डायमेंशनल मतलब 3 मेन जगहों पर काम करेगा। पहले वो अपने वर्क को डिफाइन करेगा, क्या गोल अचीव करना है, क्या टारगेट अचीव करना है, फिर कौन कौन से लोग उसके पास में प्रेजेंट है, कैसे कैसे लोग प्रेजेंट है, तो पीपल ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात होगी। और ऑपरेशन में किस जने को कौन सा काम देना है और क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है, सब लोग उस गोल के लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको देखना, वो किस में आ जाएगा? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर। कंटिन्यूस एक गोल से कभी भी ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको बार बार नए नए गोल बनाने पड़ते, तो कंटिन्यू काम करा जाएगा करा जाएगा करा जाएगा। ग्रुप एक्टिविटी, अलग अलग लोग, मैनेजर है, फिर आते प्रोडक्शन मैनेजर आ गया, सेल्स मैनेजर आ गया, एम्प्लॉयज़ हो गए, सुपरवाइजर आ गए, तो सब लोग मिलकर के गोल के लिए काम कर रहे हैं ना। तो जब सब लोग एक साथ किसी तरीके कोई एक्टिविटी को अचीव करने के लिए काम कर रहे होंगे, या वो किसी तरीके से सिंक्रोनाइजेशन हो रहा होगा या यूनाइटेशन हो रहा होगा किसी एफर्ट्स का, तो वहाँ पे हम आ जाएगा ग्रुप एक्टिविटी के बारे में। अगर डायनेमिक आया मतलब चेंज, कैसा भी चेंज हो सकता है। आप पॉलीथीन बैग से पेपर बैग में आ गए, चेंज हो गया। फैशन में चेंज आ गया, वाइट शूज़ से ब्लैक शूज़ का ट्रेंड हो गया, या स्पिनर का वापस से ट्रेंड आ गया। मैकडॉनल्ड से लोगों ने स्विच कर दिया हमारे बर्गर किंग के अंदर। कोई भी चेंज है, कैसा भी अगर मार्केट में चेंज आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन खुद को चेंज करेगा ही करेगा। तो जब भी वो चेंज के बारे में बात कर रहा है तो वो क्या हो गया? डायनामिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इंटेंजिबल फोर्स मतलब हम उसे देख सकते हैं मगर हम उसको टच नहीं कर सकते। आप वहाँ पे उसे फील करोगे, उसे ऑब्जर्व करोगे, वहाँ पे सब कुछ ऑर्डरलीनेस के तरीके से होगा, सब अपनी जगह पे प्रेजेंट होगा और बिल्कुल भी क्योर्स प्रेजेंट नहीं होगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन्स है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा फीचर मैनेजमेंट का प्रेजेंट है। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसे आप ओन लैंग्वेज में भी लिख पाएंगे।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन के मेन 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पहले ऑर्गेनाइजेशन खुद का ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा। सेकंड वो क्या सोचता है, अगर सोसाइटी को सेटिस्फाई नहीं किया तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन तो रन ही नहीं कर पाएगा। सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन चल किसकी वजह से रहा है, उसके एम्प्लॉयज़ की वजह से चल रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की नीड्स को भी तो फुलफ़िल करना है। थर्ड, वो अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स को भी फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। ये 3 चीज़ों को मेन फ़ोकस करता है कि तीनों चीज़ें मेरी फुलफ़िल हो जाएगी तभी मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा, नहीं हुई तो हर जगह से या फिर कहीं न कहीं से मुझे कोई ना कोई रुकावट को फ़ेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मेन 3 चीज़ होती है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ये सोचता है जितना मैंने पैसा लगाया है उतना तो मैं कमा ही लूँ। हर जना ये सोचता है बिजनेस चालू करते टाइम कि मैंने लाख रुपए लगाया है तो मुझे लाख रुपए का उधारी तो चुका दूँ मैं इजीली, उसका और उधार ना लेना पड़ जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, बेसिकली ये मेन मोटिव हो जाता है या प्राइमरी थिंग हो जाती है कि हमें ये तो अचीव करना ही करना है, जितना हम पैसा लगा रहे हैं उतना हमारे को वापस से मिल जाए कि हम एटलीस्ट सर्वाइव कर पाए। एक बार हम सर्वाइव करने चल जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, सिर्फ सर्वाइव थोड़ा करते रहना है, आगे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी तो करनी है कि हम सेव कर सकें। नेक्स्ट हमारा फोकस होता है प्रॉफिट के ऊपर कि हम लोग 10 पैसा ज़्यादा कमाएं। अभी मैं 500 रुपये कमा रही थी, अब 1000 रुपये कमाऊँ तो 500 रुपये में सेव कर सकूँ। प्रॉफिट होगा तो हम लोग कहीं ना कहीं सेव करेंगे। सेव के बाद हम क्या सोचते हैं, उस पैसे को कोई सही जगह पे यूटिलाइज़ करें। तो हर बिजनेसमैन सोचता है कि मैं ग्रोथ के लिए काम करना शुरू करूँ, नई ब्रांचेस सेटअप कर दूँ, नई प्रोडक्शन लाइन सेटअप कर दूँ, या फिर कुछ नया यूनिक फीचर्स मेरे प्रोडक्ट के अंदर लेकर के आ जाऊँ। तो पहले वो सर्वाइव के बारे में सोचेगा, सर्वाइव कर रहा है, फिर सोचता है कि प्रॉफिट में अच्छा खासा कमा लूँ। एक बार प्रॉफिट कमाना शुरू करता है तो वो नेक्स्ट फोकस करता है कि ग्रोथ के ऊपर, और ग्रोथ हम कैसे मेजर कर सकते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन नई नई ब्रांचेस खोल रहा है, नए नए यूनिट्स को ऐड कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा ऐड कर रहा है, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने सोसाइटी को सेटिस्फाई नहीं किया तो सोसाइटी नेक्स्ट टाइम आकर के क्या नहीं करेगी, गुड्स को वापस से खरीदेगी नहीं, साथ के साथ में आपके बिजनेस को भी क्या नहीं करने देगी, कंटिन्यू मार्केट में स्टेबलाइज होने नहीं देगी। तो आप मार्केट में या सोशल ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हो, आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रहे हो, प्रोटेक्शन कर रहे हो इन्वायरमेंट का, न्यू स्कूल्स खोल रहे हो, एनजीओज खोल रहे हो, हॉस्पिटल्स खोल रहे हो, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप सोसाइटी को बेनिफिट दे रहे हो तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। सोसाइटी को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर सोसाइटी को सेटिस्फाई नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं रन कर पाएगा। लास्ट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स एम्प्लॉय को भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, क्योंकि जो गोल है, वो टारगेट है, वो एम्प्लॉय ही आपको ला करके देगा। एम्प्लॉय ही उस चीज़ के लिए काम करता है, तो उनको प्रॉपरली टाइम पे सैलरी देना, जितना काम करा रहे हो उसके अकॉर्डिंग सैलरी देना, पीयर रिकग्नाइजेशन करना, मोटिवेट करना उनको, सोशली उनका वेलफेयर का ध्यान रखना, सैनिटेशन फैसिलिटी देना, हर तरफ से उसको जितना बेनिफिट्स हो सके उनको प्रोवाइड करा के देना, उनके खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करना अचीव करने के लिए, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है। तो मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वो किसके बारे में सोचता है, सबसे पहले सर्वाइवल के बारे में, फिर प्रॉफिट के बारे में, फिर ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स सोसाइटी को क्या करना है, एकदम सेटिस्फाई करके चलना है। थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स कि आपको एम्प्लॉयज़ के गोल्स को भी क्या करने हैं, फुलफिल कराना है और उनको 100% सेटिस्फाई कराना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 3 लेवल प्रेजेंट होता है, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। सो फर्स्ट लेवल इज़ टॉप लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव है, सबसे सीनियर बंदा है जो ऑर्गेनाइजेशन को रन करा रहा है, हाईएस्ट पोजीशन पे है, जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है, जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, सब कुछ कौन करेगा, टॉप लेवल करेगा। जैसे चेयरमैन हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो गए, जनरल मैनेजर हो गए, ये सब कुछ किसके अंदर आते हैं, टॉप लेवल के अंदर आते हैं। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो है हिरार्की में, वो कौन होता है, हमारा टॉप लेवल होता है। कुछ फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ले डाउन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं डिपार्टमेंट्स को, अपॉइंट करते हैं मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव, कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और रिलेशन बिल्ड करके रखते हैं। नाउ सेकेंड इज़ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये सब ऑर्डिनेट होते हैं किसके, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के।
इसके बाद में एक तरीके से लिंक क्रिएट करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ये एक चैनल है जिसके थ्रू जो टॉप लेवल की पॉलिसीज़ होते हैं, जो भी काम होता है वो किन तक पहुंचा दिया जाता है, वो लोअर लेवल तक पहुंचा दिया जाता है। लोअर लेवल को बता दिया जाता है क्या उसे काम करना है और क्या काम नहीं करना। तो जैसे मार्केटिंग मैनेजर हो गए, फाइनेंस मैनेजर हो गए, प्रोडक्ट मैनेजर हो गए, बहुत ईजी होता है इसका पता लगाना कि मिडिल लेवल है। जब भी आगे मैनेजर लगा हुआ हो ना किसी भी काम के आगे, तो समझ जाना कि हम कौन से बारे में बात कर रहे हैं, मिडिल लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ फंक्शंस है मिडिल लेवल के: क्लोज वॉच ऑन डे टू डे रिजल्ट, पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग डिसीजंस, जितने भी डिसीजंस हैं उस पर पार्टिसिपेट करता है, इम्प्लीमेंट कराता है पॉलिसीज़ को, कम्युनिकेट करता है सारी पॉलिसीज़ को लोअर लेवल के साथ में। बेसिकली एक तरीके से लिंक क्रिएट करता है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच का। लास्ट वन, लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम लोग सुपरवाइजरी मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे फोरमैन हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर हो गया, सेल्स ऑफिसर हो गए। ये लोग का बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसे टारगेट को या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम पे अचीव करके देना। ये सबसे लो लेवल पे आते हैं, कहाँ पे, हमारी हिरार्की चैनल के अंदर। और उनको सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कराने के लिए काम करना पड़ता है। इनके कुछ फंक्शंस है: डे टू डे एक्टिविटी को प्लान करता है, जॉब असाइन करके देता है, फीडबैक देता है हायर लेवल को, जो भी गलती हो गई उसके करेक्टिव एक्शंस लेने की कोशिश करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ में, लिंक क्रिएट करते हैं एकदम लोअर, मतलब अपने खुद से भी लोअर लेवल वर्कर्स और मिडिल लेवल के बीच में, और ट्रेनिंग देने में हेल्प करता है, उनको समझाने में हेल्प करता है कि जो भी गोल है, जो भी टारगेट है, उसके लिए वो लोग क्या करें, सारे वर्कर्स काम करें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट करना चाहिए। फर्स्ट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, सेकंड इंक्रीज एफिशिएंसी, थर्ड इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एंड फिफ्थ इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। फर्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। जैसे हमने इसके फीचर में भी देखा था कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दैट मीन्स वो अपने आप के गोल्स टारगेट को क्लियरली डिफाइन कर देता है। जो जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, सब कोऑर्डिनेट हो जाते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये क्या है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है उसको अचीव कराने के लिए काम करता है। सारे लोगों के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है और सबको ये बोल देता है कि आपको उस पर्टिकुलर गोल के लिए ही काम करना है। सेकंड, इंक्रीज एफिशिएंसी, वो कोशिश ये करता है कि कम से कम कॉस्ट में हाई से हाई बेनिफिट ला करके दे दे। बेस्ट पॉसिबल मैनर में वो क्या करवाता है, ऑर्गेनाइजेशन को काम करवाता है, अच्छी तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कराता है, चाहे से वो ह्यूमन रिसोर्स हो, मटेरियल रिसोर्स हो, किसी भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं करता, क्योंकि ज़रा सा भी रिसोर्स वेस्ट मतलब हमारा कॉस्ट का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक मतलब चेंजेस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे डायनामिक बना देता है कि अगर बाहर कोई चेंज आ रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को चेंज होना है तो कोई भी रेजिस्ट नहीं करेगा चेंज होने से। एम्प्लॉयज़ बहुत सी बार मना कर देते हैं कि नहीं, हम तो चेंज नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल है 90s में जब कंप्यूटर आया था, बहुत सारे लोगों को जॉबलेस होना पड़ा था। क्यों जॉबलेस होना पड़ा था? क्योंकि वो लोग को बुक कीपिंग आती थी, रजिस्टर्स में लिखना आता था, तो वो रेडी नहीं थे क्या, नहीं हम कंप्यूटराइज तरीके से तो काम ही नहीं करेंगे। तो ऐसा ना हो, वापस से कोई काम छोड़ करके ना जाए। जैसा इन्वायरमेंट है वैसा हम लोग भी अपने आप को अडॉप्ट कर ले। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है कि हम भी चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ में क्या हो जाए, खुद को चेंज कर ले। वो खुद को भी चेंज करता है और अपने एम्प्लॉयज़ को भी उसी तरीके से मोटिवेट करता है कि वो भी चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हर जना अपने खुद के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करता है। तो मैनेजमेंट ध्यान रखता है कि जो ग्रुप गोल अचीव हो रहे हैं तो उसके साथ साथ हर एम्प्लॉय के खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी मैं क्या कर दूं, अचीव कर दूं। टाइम पे सैलरी दे करके, टाइम पे उनको रिकग्नाइज करके, मोटिवेट करके, कभी हेल्प करके किसी तरीके से, तो उनके खुद के पर्सनल गोल्स को भी अचीव कराने के लिए वो हेल्प करता है। एंड लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे हमने उसके ऑब्जेक्टिव में देखा है सोशल ऑब्जेक्टिव, उसी तरीके से सोसाइटी का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर वो सोसाइटी को सेटिस्फाई नहीं करता, सोसाइटी किसी भी तरीके से डिससेटिस्फाइड है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो सोसाइटी को आप सेटिस्फाई कर सकते हो अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे करके, टेक्नोलॉजी दे करके, अच्छे रिसोर्सेज दे करके, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज गुड्स बना करके। तो जैसे आप सोसाइटी को आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, सोसाइटी भी आपको अच्छा रिजल्ट ला करके देगी। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, किस नेचर से वो बेसिकली बिलोंग करता है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, नहीं तो वो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। डायरेक्ट में भी एक लाइन फिक्स होती है, उसके बेसिस पे ही पूछता है। तो ये तो थॉरली लर्न कर लेना, एक एक इसके अंदर के फीचर इंपॉर्टेंट है और इसको लिखना भी एकदम तरीके से। सो लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक मैनेजमेंट एज आर्ट। देखते हैं क्या मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है। वैसे हमने ट्रेडिशनल डेफिनेशन में क्लियर किया था, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। मैनेजमेंट एक आर्ट है लोगों से काम कराने का। डेफिनेशन तो बोल रहे हैं मैनेजमेंट आर्ट है, क्या हम यहाँ पे उसके फीचर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे? चलो देखते हैं। फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज। कोई भी आप आर्ट की फील्ड से हो, आप डांस की फील्ड से हो, ड्राइंग की फील्ड के हो, उन सबके ना स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है। खूब सारी बुक्स प्रेजेंट है, यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंट है, कॉलेजेस प्रेजेंट है, तो आप बहुत सारे थियोरिटिकल नॉलेज गेन कर सकते हो। मैनेजमेंट की भी तो प्रेजेंट है। अभी आप क्या पढ़ रहे हो? मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हो, थियोरिटिकल नॉलेज गेन कर रहे हो। बीबीए कर लो, एमबीए कर लो, बुक्स प्रेजेंट है, तो क्या है? थियोरिटिकल नॉलेज तो प्रेजेंट है ना। दैट मीन्स मैनेजमेंट में भी थियोरिटिकल नॉलेज प्रेजेंट है, आर्ट में भी थियोरिटिकल नॉलेज प्रेजेंट है। तो ये फीचर तो मैनेजमेंट का आर्ट से मैच हो जाता है। सेकंड, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। आर्ट हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप पे डिपेंड करता है आप अपनी कलाकारी किस तरीके से सामने वाले को दिखा रहे हो। कोई डांस कर रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे खूबसूरत तरीके से अपने डांस को प्रेजेंट करके दे सकता है। सेम मैनेजमेंट भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, क्या उसमें यूनिक फीचर ऐड कर रहे हो, क्या अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, क्या नई चीज़ ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या है, मैनेजमेंट भी क्या एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, पर्सन पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट का आर्ट के साथ में मैच हो गया। लास्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका जो हुनर है वो उतना ही बेस्ट निकल करके आएगा। सेम, आप जितना बार चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करोगे, जितनी बार आप चीज़ों पे काम करोगे, उतनी बाहर ही आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आएगी, उतना ही नया नया आप क्या निकाल के दोगे, रिजल्ट निकाल के दोगे। तो मैनेजमेंट भी किस पे बेस्ड है? आपकी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। दैट मीन्स ये तीनों फीचर आर्ट के किस में प्रेजेंट है? मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तभी तो कहते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। मैनेजमेंट क्या है? फुल्ली फ्लेज आर्ट है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इज मैनेजमेंट अ फुल्ली फ्लेज आर्ट? दैट मीन्स येस, अ मैनेजमेंट इज फुल्ली फ्लेज आर्ट, क्योंकि तीनों के तीनों फीचर्स यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। एग्जाम में कोई भी फीचर आ जाए, मेक श्योर आप कंपैरिजन करके ही आप उस चीज़ को समझा रहे हो। ठीक है। सो अब नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट एज साइंस। साइंस क्या है? कुछ जनरल फैक्ट, जनरल ट्रूथ, जनरल गाइडलाइंस जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह सेम तरीके से चलेगी। न्यूटन ने बोला है एप्पल ऊपर से नीचे गिरेगा तो ऊपर से नीचे ही गिरेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो फैक्ट जैसा है उसको वैसा ही रखना, वो किसका पार्ट होता है? साइंस का पार्ट होता है। तो कंपेयर करके देखते हैं क्या मैनेजमेंट साइंस है। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, जहाँ सब पूरी की पूरी नॉलेज गेन कर सकते हो। सेम मैनेजमेंट के लिए भी है हमारे पास, तो ये फीचर तो प्रेजेंट है। सेकेंड है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। जैसे कोरोना की वैक्सीन थी, हमारे को आने से पहले वो लेबोरेटरी में टेस्ट हुई थी। तो साइंस की कोई भी चीज़ होगी तो उसको पहले टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट लिया जाता है उसके साथ। मगर मैनेजमेंट तो ह्यूमन से डील करता है, क्या हम ह्यूमन को जा कर के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हर ह्यूमन का माइंडसेट अलग अलग होता है, सब ह्यूमन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो ये फीचर तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है भैया। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस ने जो बोल दिया ना वो तो बोल दिया, आप चेंज कर ही नहीं सकते हो। मगर मैनेजमेंट का आपके ऊपर है, आप लेना चाहते हो तो उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करा दो। भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। कराना चाहो तो कराओ, नहीं कराना तो मत कराओ। तो आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस मतलब दे देता है, करना ना करना क्या है आपके ऊपर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फीचर पार्टली प्रेजेंट है, नॉट फुल्ली। सो साइंस क्या है? इनएक्सिक साइंस है, सोशल साइंस है। तो मैनेजमेंट का अगर कोई पूछेगा तो क्या लिखोगे? मैनेजमेंट इज एन इनएक्सिक साइंस या फिर सोशल साइंस। नाउ मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या फिर नहीं है? सो प्रोफेशन इज़ कोई स्पेसिफिक तरीके से काम करना, स्पेशल फील्ड में रिक्वायर्ड होता है, कुछ एथिकल कोड्स होते हैं, उसे प्रोफेशन बोलते हैं। लाइक डॉक्टर हो गया आपका, लॉयर हो गया, एट्सेट्रा। फर्स्ट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, सेम वैसे ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जैसा कि क्या यहाँ पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, प्रोफेशन के बहुत सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, सेम साइंस के भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री।
जब तक आप डॉक्टरेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे आप डॉक्टर नहीं कहलाओगे, सीए का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे सीए नहीं कहलाओगे। मगर ज़रूरी नहीं है आपको बिज़नेस करने के लिए एमबीए की डिग्री होना ना होना आपके ऊपर है, तो एंट्री कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। आप सीए हो तो उसके एसोसिएशन से आपको कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम करना होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप डॉक्टर हो तो उसके प्रोफेशनल एसोसिएशन से आपको एसोसिएटेड होना ज़रूरी है। मतलब आपकी रेगुलेटेड एंट्री है, उस पर्टिकुलर एसोसिएशन से आप प्रोफेशनल होने चाहिए हो। मगर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जब आप एक स्पेसिफिक फील्ड को चूज़ करते हो। लाइक डॉक्टर बनने से पहले आपको ओथ दिला दिया जाता है। सीए के कुछ नॉर्म्स होते हैं, हमारे सीएस के कुछ नॉर्म्स होते हैं, लॉ के कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो प्रोफेशन के तो कोड्स ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करना ही पड़ता है। मगर मैनेजमेंट में नहीं है कि आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही करना है। मेन मोटिव होता है किसी भी प्रोफेशन का कि अपने क्लाइंट्स को सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कराना। मगर हमारा जो प्रोफेशन के अगेंस्ट जाके मैनेजमेंट है उसका होता है पैसा कमाना। तो मेन मोटिव क्या है? सर्व करना क्लाइंट्स को प्रोफेशन में। एंड मैनेजमेंट में क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। सो मैनेजमेंट क्या नहीं है? प्रोफेशन नहीं है। इट इज़ नॉट अ फुली फ्लेज प्रोफेशन। क्या लाइन लिखना ज़रूरी है? नॉट अ फुली फ्लेज प्रोफेशन. So what we have concluded is management is a pure perfect art. It is inexact science or social science and not a fully fledged profession. Question आता है, is management a fully fledged profession? So answer is no. और सारे पॉइंट्स को कंपेयर करके बता देना। साइंस का है तो लिख के आना इट इज़ नॉट एन साइंस, इट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस। और आर्ट आए तो येस एंड डिफाइन भी मेंशन कर देना, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर. Okay, so let's go to our last and very important topic, that is coordination. So अब एक डांस का एग्जांपल लेते हैं अपन कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। 5-6 जने परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई राइट में हाथ लेके जा रहा है, कोई लेफ्ट में, कोई राउंड घूम रहा है, कोई जंप कर रहा है। तो तुम क्या कहोगे? अरे यार कैसा डांस कर रहा है, इनमें तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई साथ में काम ही नहीं कर पा रहा। तो जब साथ में डांस करेंगे तभी तो वो खूबसूरत दिखेगा। इन द सेम मैनर कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन में साथ में काम ही नहीं करेगा तो क्या गोल अचीव हो पाएंगे? क्या हमारा टारगेट अचीव हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो कोऑर्डिनेशन मतलब जितने भी लोगों के एफर्ट्स है, जितने भी डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स है, सबको एक साथ काम करना, सबको एक साथ मिलकर के काम करना। कोई ख्योर्स नहीं होना एक दूसरे के बीच में, या फिर कोई अपने आप को सुपीरियर नहीं मानना, कोई अपने आप में सेल्फ कंसर्न नहीं होना। सब लोग एक साथ मिलकर के काम करना इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारा गोल बहुत अच्छे से अचीव हो पाता है। कोऑर्डिनेशन नहीं होते तो हमारे गोल्स भी अचीव नहीं हो पाते। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल द एफर्ट्स, जितने भी ग्रुप एफर्ट्स है उनको सिंक्रोनाइज करना है, सारी एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करना है, सारे डिपार्टमेंट्स को सिंक्रोनाइज करना है, सब कुछ सिंक्रोनाइज करना है। तो मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इंडिविजुअल, सो वी आर एबल टू अचीव आवर कॉमन गोल और टारगेट। एक जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का कोई फंक्शन नहीं है कि प्लानिंग के बात करना है, ऑर्गेनाइजिंग के बात करना है, नहीं। ये हमारे लिए एक एसेंस है। इसके बिना मैनेजमेंट इनकम्प्लीट है, ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, कभी टारगेट हमें टाइम पे मिलेगा ही नहीं। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ एन एसेंस ऑफ ईच एंड एवरी मैनेजमेंट. So coordination is the force which synchronizes all the function of management and activities of different departments. Lack of coordination result in overlapping, duplication, delays and chaos. So क्या है coordination? Synchronize करते हैं सारे management और activities different departments की। अगर coordination नहीं होगा, overlapping, duplication, delays तो आएंगे ही आएंगे. सो इट इज़ कंसर्न विद ऑल द लेवल्स, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीनों लेवल्स में प्रेजेंट होगा। सबको एक साथ काम करना है, दे बिकम अ ग्रुप. As in case of every group, they also require coordination among themselves. Coordination is implicit and inherent in all the functions of an organization. अगर coordination एक भी ग्रुप में नहीं होगा तो अपने आप वहाँ पे क्योर्स होने लग जाएंगे, इनकम्प्लीट सा फील होने लग जाएगा। सो हर जगह कोऑर्डिनेशन होना क्या है? ज़रूरी है. फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जैसे मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स थे वैसे कोऑर्डिनेशन के भी कुछ फीचर्स हैं. फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट.
कोऑर्डिनेशन सबके ग्रुप एफर्ट्स को कंबाइन करता है। सारे इंडिविजुअल जो अलग अलग तरीके से अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, किसी के अलग थॉट प्रोसेस है, कोई कभी लाइन से भटक जाता है, तो सबको सेम ट्रैक पे काम करवाता है गोल के टूवर्ड्स। और जितने भी लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं उन सबको यूनाइट करता है कौन? कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। ये देखता है सब लोग क्या गोल के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कभी डिपार्टमेंट्स में क्या होने लग जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को जाके सॉल्व कराते हैं, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन लेकर के आते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लिंक करवाते हैं, प्रोडक्शन को सेल से, सेल को परचेज से। हर एक जना एक ऐसे भाईचारे के साथ में रहता है कि वो इस ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए ही काम करते ही करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, अभी हमने पहले भी पढ़ा था। एक एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन होने से कुछ नहीं होता, हर टाइम कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, हर पॉइंट पे कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन के ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, जैसे टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, तीनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना। अगर टॉप का मिडिल के साथ नहीं होगा तो लोअर तक बात कैसे पहुंचेगी? अगर टॉप पॉलिसीज ही नहीं बताएगा मिडिल को तो लोअर को कैसे पता चलेगा? लोअर ने मिडिल को कुछ नहीं बताया तो टॉप पे कैसे पता चलेगा? तो तीनों में क्या होना ज़रूरी है? कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। तो आप किसी भी लेवल पे क्यों ना प्रेजेंट हो, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होगा ही होगा। कोऑर्डिनेशन इज़ ए डेलिब्रेट फंक्शन। एक बार मैनेजर ने कोऑर्डिनेशन देख लिया, अरे यार कोऑर्डिनेशन है, छोड़ देने से कुछ नहीं होता, उसको कंटिन्यूसली एग्जामिन करना पड़ेगा, बार बार जाके देखना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, उसे खुद को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा साथ में जा करके, तभी क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर पाएगा। एंड लास्ट, कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव, हर जगह कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था अभी डांस का, वहाँ कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, स्कूल में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत ही ज़रूरी है, हर जगह क्या है? कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है। तो ये कुछ फीचर्स थे किसके? कोऑर्डिनेशन के। फर्स्ट, ग्रुप एफर्ट्स को जोड़ करके रखता है, सबको एक ही डायरेक्शन में काम कराता है, कंटिन्यू काम करता है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे लोअर हो या टॉप हो। डेलिब्रेट फंक्शन है, मैनेजर को बार बार कंटिन्यूसली से चेक करना पड़ेगा। एंड हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता ही होता है। नाउ लास्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन? फर्स्ट, ग्रोथ इन साइज। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ बढ़ती जाती है, वो ग्रो करता जाता है, तो वहाँ पे जो वर्किंग पीपल है वो भी बढ़ जाते हैं, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, तो चांसेस क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स होने के। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है तो सब लोग कोऑर्डिनेट होकर के काम करते हैं, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स की चांसेस है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सेकेंड, फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शंस के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट अलग हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हो गया। अब चांसेस क्या होती है? हो सकता है परचेज की फाइनेंस के साथ नहीं बनती हो, तो क्या हो गया? दोनों एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, गोल टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। मगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होगा तो दोनों के बीच में क्या रहेगा? प्रॉपर तरीके से एक फ्लो बना रहेगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस नहीं होंगे। तो अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, तो वो डिपार्टमेंट्स को भी क्या कराता है? कोऑर्डिनेट कराता है, एक तरीके से स्मूथली रन करवाता है। एंड लास्ट, स्पेशलाइजेशन। जैसे ऑर्गेनाइजेशन और बढ़ता जाता है, आगे ग्रो होता जाता है, तो हम बहुत स्पेशलाइज बंदों को रखना शुरू करते हैं, तो उनके अंदर सुपियोरिटी की फीलिंग्स आने लग जाती है। मैं ही मैं हूँ, मुझे सब पता है, मुझे किसी और से ऑर्डर नहीं लेना, मैं किसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करूँगा। तो ये जब उनके अंदर वो फीलिंग्स आती है ना, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या हो सकता है? जो लोअर लेवल के वर्कर्स है या कोई और जना है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट जैसे या नेग्लिजेंस जैसा बिहेवियर प्रेजेंट होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो वहाँ पे किसी तरीके का ऐसा बिहेवियर प्रेजेंट हो ही नहीं पाएगा, एंड ऑर्गेनाइजेशन भी एकदम स्मूथली रन करेगा। सो कोऑर्डिनेशन होगा तो कितना ही ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाए, कभी भी क्या नहीं होगा? लड़ाई नहीं होगी। डिफ्रेंशिएशन जो फंक्शंस के अंदर है वो कभी नहीं आएंगे, एंड स्पेशलाइज्ड कितना भी बंदा क्यों ना आ जाए, वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए स्मूथली काम करेगा ही करेगा। चीज़ और है इस चैप्टर में, दैट इज़ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो मैं भी डिटेल में नहीं लिया स्टार्टिंग में भी और कहीं पे, क्योंकि हम इन सब के बारे में ब्रीफ में चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब जो भी आपका गोल है उन सब के बारे में डिसाइड करना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू इट। फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, कैसा डिपार्टमेंट होगा, किस तरीके का डिपार्टमेंट होगा। डिपार्टमेंट बनने के बाद में लोगों को रिक्रूट करना या फिर पुराने लोगों को ट्रांसफ़र करना, प्रमोशन करना, ह्यूमन रिसोर्स से डील करना, स्टाफिंग। देन अगर ह्यूमन रिसोर्स को आप डायरेक्ट नहीं करोगे, लीड नहीं करोगे, तो वो कभी भी गोल के लिए काम नहीं कर पाएगा। उनको डायरेक्शन दिखाना प्रॉपर तरीके से इज़ डायरेक्टिंग।
देन लास्ट में जो आपने गोल्स को सेट किया है उसको चेक करना क्या अचीव हुआ है या फिर नहीं हुआ, दैट इज़ कंट्रोलिंग. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. और जो कोऑर्डिनेशन है वो फंक्शन में नहीं आता, वो एसेंस में आता है. सो हम लोग ये सारे फंक्शंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. हमारे आने वाले वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल में चैप्टर है. सो उसको मैं ज़्यादा ब्रीफ में नहीं समझा रही. ये 5 फंक्शन कंटिन्यूस हर ऑर्गेनाइजेशन में चलते रहते हैं और तभी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर पाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर आपको लगता है कोई डाउट है या मुझे मेरे वीडियो कंटेंट में कुछ चेंज करना चाहिए, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप अ कॉमेंट. And for more chapters, please like, subscribe and press the bell icon. See you in my next video. Bye bye.